नमस्कार। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो 1960 के दशक में जीडीपी पर कैपिटा इनकम की सूची में दूसरे स्थान पर था। वो आज फिसलकर छठे स्थान पर पहुंच गया है। वो राज्य है जिस पर 34 सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में वाम मोर्चे ने राज किया। वो आज एक दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के इतिहास और आने वाले विधानसभा चुनाव के बदलते हुए घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के समय बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया। पश्चिमी भाग को पश्चिम बंगाल का नाम देकर भारत में शामिल कर दिया गया। वहीं पूर्वी भाग पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसे पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। 4 साल बाद पश्चिम बंगाल के पहले विधानसभा चुनाव 1951 में आयोजित किए गए। कुल 238 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 150 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। उसी चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 9 सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की। अब हम इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने पश्चिम बंगाल को बहुत प्रभावित किया। ऐसी एक घटना जिसको हम नक्सलबारी आंदोलन के नाम से जानते हैं, 1967 में घटी। ये किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल के नक्सलबारी जिले से शुरू हुआ। बगावत का नेतृत्व सीपीआई मार्क्सवादी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने किया। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए कोशिशों में जो हिंसक घटनाएं घटी, उन्होंने राज्य की आधारिक संरचना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण राज्य को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध के दौरान सैकड़ों की संख्या में शरणार्थी पश्चिम बंगाल आ पहुंचे, जिसके कारण राज्य के संसाधनों को गहरे तनाव से गुजरना पड़ा। 1974 में चेचक की महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली, परंतु पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1977 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा दल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराकर बहुमत हासिल की। सीपीआईएम ने राज्य में जनतंत्र की वापसी और गरीबों के हक में भूमि सुधार नीति के वादों के बलबूते पर जीत को गले लगाया। सीपीआईएम ने 243 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की और ज्योति बासु को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। परंतु वहीं 1989 में एक और दर्दनाक घटना घटी, जब मरीच झम्पी हत्याकांड में हजारों शरणार्थियों को जबरन बेदखल करने की प्रक्रिया में अधिकतर लोगों की मृत्यु हो गई। परंतु फिर भी सीपीआईएम ने लगातार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और 5 बार मुख्यमंत्री के पद को संभालने के बाद ज्योति बासु ने राजनीति से सेवानिवृत्ति लेते हुए बुद्धादेव भट्टाचार्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 2000 से ही वाम मोर्चे को राज्य में गैर कृषि रोजगार को उत्पन्न करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसलिए उन्होंने गैर सरकारी उद्योगों को राज्य में आमंत्रित करना शुरू किया। लेकिन एक नए विवाद ने जन्म लिया जब सरकार ने नंदीग्राम के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक जोन में इंडोनेशिया की एक कंपनी सलीम ग्रुप ऑफ इंडोनेशिया को केमिकल हब बनाने की मंजूरी दी। अनुबंध के अनुसार केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की 10,000 एकड़ ज़मीन जब्त किए जाने के आदेश थे। इस नीति के विरोध में हजारों किसानों ने भूमि रक्षा कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई और हिंसा में 70 गांववासी घायल व 14 लोगों की जान चली गई। अगले ही साल 2008 में एक और विवाद सामने आया जब टाटा मोटर्स ने सिंगूर में टाटा नैनो के निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया। सरकार ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए 997 एकड़ कृषि संबंधी ज़मीन को कंपनी को दे दिया। किसानों ने प्रोजेक्ट के खिलाफ फिर से प्रदर्शन किए, जिसके कारण राज्य में फिर से हिंसा का माहौल पैदा हो गया। राज्य में अशांति और हिंसा के बढ़ जाने के कारण वाम मोर्चा पार्टी को 2011 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच पश्चिम बंगाल ने बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का उदय होते हुए देखा। बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता में हुआ। वे महज 15 साल की थी जब उन्होंने राजनीति में पैर रखा। 1984 के लोकसभा चुनाव में बनर्जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दीर्घ अनुभवी सोमनाथ चटर्जी को हराकर जाधवपुर सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक होने के मुकाम को हासिल किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में
बनर्जी को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो सौंपे गए। 1997 में पश्चिम बंगाल में बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया और तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किया। 1999 में उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को ज्वाइन किया। वहां उन्होंने रेलवे और कोल मिनिस्टर के पद को संभाला, परंतु 2009 में उन्होंने फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए को ज्वाइन किया और 19 सांसद सीटों को जीतकर गठबंधन की सरकार में टीएमसी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2011 में बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल से सत्ता में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर मुख्यमंत्री के पद को संभाला। उनकी साधारण सफ़ेद साड़ी और रबड़ की चप्पलों ने उन्हें तुरंत गरीब का मित्र बना दिया। धार्मिक मुद्दे जो कई वर्षों से दबे हुए थे, बनर्जी ने उन्हें बंगाली राजनीति में फिर से हवा दी। उन्हें कभी काली पूजा तो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाया जाने लगा। अब हम बात कर लेते हैं 2011 से आगे की कहानी में, जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता कम होते हुए नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए अग्रसर है। 2011 के चुनाव के हार जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही। वो नागरिक जो तृणमूल कांग्रेस से संतुष्ट नहीं रहे, वो सीपीआई की बजाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आने लगे। और आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खुद को टीएमसी का सबसे बड़ा विरोधी दल बनाकर खड़ा कर दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2009 के 6% से बढ़कर 11% हो गया। वहीं 2016 में विधानसभा चुनाव में 211 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई। उसी चुनाव में सीपीआई ने 26 सीटें, कांग्रेस ने 44 सीटें और बीजेपी ने 3 सीटें जीती। टीएमसी की सरकार में कुछ घोटाले देखने को मिले, जिनमें से एक शारदा चिटफंड घोटाला बड़े विवाद की वजह बना। इन घोटालों के कारण तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपनी लोकप्रियता खोती हुई नजर आई। इसका प्रभाव 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से केवल 3% ज़्यादा था। 294 निर्वाचन क्षेत्रों में से तृणमूल कांग्रेस को 164 सीटें, बीजेपी को 121 सीटें व इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9 सीटें मिली। वहीं सीपीआई एक भी सीट जीतने से नाकाम रही। चक्रवात अम्फन के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण टीएमसी की लोकप्रियता को आघात पहुंचा। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पास हो जाने के बाद हिंदू प्रवासी नागरिकों में बीजेपी की तरफ प्यार बढ़ता हुआ नजर आया। 2021 के विधानसभा चुनाव की रेस में एक और घटनाक्रम तब हुआ जब टीएमसी के सांसदों ने पार्टी छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाया। बीजेपी को इससे पहले दल बदल की राजनीति करते हुए दूसरे राज्यों में भी देखा गया, जब उन्होंने राजस्थान और महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश की और मध्य प्रदेश में उन्हें सरकार बनाने में सफलता भी प्राप्त हुई। अगले विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जहां नरेंद्र मोदी केंद्र में लागू कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दे रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी 1 दशक की उपलब्धियों पर वोटों की अपेक्षा कर रही है। यह देखना बेहद रोमांचक होगा पश्चिम बंगाल का जनादेश किस पार्टी के लिए विजय उद्घोष गीत गाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं ज्योति फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।